Good morning again and welcome to the political science class. और अपन ने in the last class or yesterday we have seen the how the 15 states of USSR has been disintegrated from the USSR. ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो उसके आगे से अपने को आज चलना है। उसके आगे वाला पैराग्राफ, In the arms race, Soviet Union managed to match the US from time to time. But at a great cost, the Soviet Union lagged behind in West in technology, infrastructure, and most importantly, in fulfilling the political or economic aspirations of citizens. The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortages in all consumer goods. Food imports increased every year. The Soviet economy was faltering in the late 1970s and became stagnant. Now you see, अब सुपर पावर तो था ही उस समय यूएसए के साथ में यूएसएसआर, तो हथियारों की होड़ तो लगी रहती थी, आर्म्स रेस तो लगी रहती थी। तो हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, अमेरिका को बहुत बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बुनियादी ढांचे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट एंड पावर में वेस्ट की कंट्रीज से क्या था, पिछड़ना शुरू हो गया, पिछड़ने लग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था, अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जो आकांक्षाएं होती है, जो इच्छाएं होती है नागरिकों की, वो पूरी नहीं कर पा रहा। हालांकि लोगों को वेजेस, मजदूरी या सैलरी पूरी मिल रही थी और बढ़ भी रही थी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वेस्ट के वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी में बिछड़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिछड़ रहा था, और जो लोगों की जो एक आकांक्षा होती है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, वो उसके पॉलिटिकल के अंदर वो पॉलिटिक्स के अंदर वो पूरी तरह अपने नागरिकों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद जो यूएसएसआर था, उसने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि उसके अंदर दूसरी कंट्री के अंदर जा कर के या तो लड़ाई करनी शुरू कर दी, या दूसरे पॉलिटिकली उसके अंदर कुछ और हस्तक्षेप करने लग गया, या जो भी है वो 1979 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर लिख रखा है इंग्लिश के अंदर, अपने इंग्लिश की बुक जो है इसके अंदर, इट मीन्स सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान। जब सोवियत ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, इट मीन्स वॉर ही हुई होगी। और वो वॉर करके उसने जब अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, तो उससे ये सिस्टम क्या हो गया, सोवियत सिस्टम जो था वो और वीक हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी अपन बेटा वॉर होती है तो अपने को क्या है, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, हर एक कंट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपने 9th क्लास में नाजिज्म जर्मनी का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके बाद कंट्रीज़ की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या हो गई थी, बहुत ख़राब कंडीशंस हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या हुआ कि इकोनॉमिक जो सिस्टम था सोवियत रूस का, वो क्या होने लगा, और वीक होने लगा। देन प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली, और दूसरी ओर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन भी क्या होने लगा, दोनों ही गिरने लगे, दोनों ही कम होने लगे। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी
तो आप प्रोडक्शन इतना नहीं कर सकते हैं। अगर आज आप पुरानी टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्शन क्या होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा कंपैरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। तो वही हाल हो रहे थे और उस कारण से क्या हुआ, दिस लेड टू शॉर्टेजेस इन ऑल कंज्यूमर गुड्स। और जब प्रोडक्शन ही पूरे नहीं हो रहे थे, टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी थी, तो उससे क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स के अंदर कमी आनी शुरू हो गई। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बेटा, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। एक दो मेरे को कंज्यूमर गुड्स बता दीजिए, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कंज्यूमर कौन होते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। हाँ कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, एनीवे आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स क्या हैं, आपके इकोनॉमिक्स में भी हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस में भी आ रहे हैं। तो ये वर्ड्स क्या हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में है और हो सकता है किताब में है, क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको अपन यूँ नहीं बोल सकते कि सर ये क्वेश्चन तो कंज्यूमर वाला क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स का है, ये पॉलिटिकल साइंस में कहाँ से आ गया। इसको अपन इस तरह से बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सब चीज़ क्या है, जो भी अब मैं आपको चैप्टर बार बार रीड करने के लिए इसलिए इंस्पायर करता हूँ बेटा, देखो चैप्टर कभी भी मत छोड़ना। बोर्ड के अंदर तो चैप्टर आपको छोड़ने ही नहीं है। बोर्ड के अंदर तो ये किताब है, ये दे दी जाती है, ये पकड़ा दी गई कि लीजिए इसमें से क्वेश्चन पेपर बनाइए। और सपोज करिए मेरे को दे दी कि ये क्वेश्चन पेपर बनाइए आप बोर्ड का, ये रही किताब आपकी, ये बोर्ड का, कोई रिफ्रेशर नहीं देते हैं। आपकी जो NCERT ने बुक प्रिस्क्राइब की है वही देते हैं। अब मैंने इसमें से खोला, कोई पेज आ गया, अब इसमें आया, खुलते ही आया, जैसे ये 11th की किताब है मेरे हाथ में, खुलते ही आया अर्ली ह्यूमन्स ऑब्टेनिंग फूड। मैंने अब इसके अंदर लिखा है हंटिंग। अब मैंने हंटिंग के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये तो सर इसके अंदर था ही नहीं, क्योंकि वो वर्ड तो है बुक में और उस वर्ड के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए चैप्टर्स को तो आपको थॉरोली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। अगर बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो चैप्टर्स को ही पढ़ना है, क्योंकि क्या है, चैप्टर से हटके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा। जो आएगा वो NCERT बुक में से आएगा। रिफ्रेशर्स होती हैं, हेल्प बुक होती हैं कि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चंस जो होंगे वो NCERT बुक में से ही फ्रेम होंगे। ठीक है, तो ये अपन थे कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर गुड्स की भी वहाँ पे कमी होगी। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर। अब हर साल के होने लगे, फूड इंपोर्ट्स के होने लगे, बढ़ने लगे। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग मीन्स लूजिंग स्ट्रेंथ। अब सोवियत इकोनॉमी ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना स्टार्ट किया। एंड इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। और 1970s तक तो वो बिल्कुल स्टैग्नेंट होगी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है नॉट फ्लोइंग, एक ही जगह वो रुक गई। इकोनॉमी जो फ्लो होनी चाहिए वो क्या है, वो एक ही जगह जा कर के रुक गई। ना तो वो बढ़ रही थी ना वो घट रही थी। घटती है तो आपको पता है क्या होता है, और अगर बढ़नी तो चाहिए, बड़ी तो रही नहीं थी, बट वो एक जगह जा कर के 1970s के अंदर एक जगह जा कर के स्टैग्नेंट हो गई, उसने फ्लो करना बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे अपन ने ये पूरे पैराग्राफ के अंदर देखा कि जो कंडीशंस थी, अब लोगों की जो कंडीशंस थे, सिटीजन्स की जो कंडीशंस थी, जो इन द बिगनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो नेशंस सोवियत रूस के साथ आए थे, रशिया के साथ मिले थे और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना था, और जब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी सिटीजन्स को मिलने के लिए, अब वो सारी चीज़ें क्या हैं, सिटीजन्स को नहीं मिल रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो जाएगी। तो इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो जाएगी तो नेचुरल है कि लोगों की इनकम के ऊपर असर पड़ेगा। अब इकोनॉमी रिलेटेड टू वेल्थ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक परिवार है, एक फैमिली है,
आज उनके इनकम है 10,000 रुपये, और कल मान लीजिए उनकी इनकम हो जाती है 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़, तो अब वो क्या इतना कर पाएंगे जो वो 10,000 रुपीज़ में कर पा रहे थे? नहीं कर पाएंगे। अब उनको 7,000 में लिमिट होना पड़ेगा। या क्या होता है, आपकी इनकम तो है 10,000, बट क्या हो गया, प्राइजेज इंक्रीज हो गए, देन व्हाट विल हैपन? अगेन द सेम कंडीशन, वस्तुओं की कीमत तो बढ़ती जा रही है, कमोडिटीज़ की प्राइस तो बढ़ती जा रही है, बट आपकी इनकम क्या है? इनकम आपकी वहीं की वहीं है, इनकम तो बढ़ी नहीं। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो रही थी, वहाँ पे यूएसएसआर के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। लोग परेशान होना शुरू हो गए थे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली। क्लियर? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Gorbachev and the disintegration. Yes, anybody want to say something? कोई कुछ कहना चाहता है? Gorbachev and the disintegration. Now, who was Gorbachev? मिखाइल Gorbachev जो था वो लीडर बना यूएसएसआर का, और उसके टाइम के अंदर कैसे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि डिसइंटीग्रेशन का जो मतलब है वो आपको मैं बता देता हूँ। टू बिकम वीकर, कमज़ोर हो जाना, और बी डिस्ट्रॉयड इनटू स्मॉल पीसेस, या छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाना। तो दोनों ही काम हुए, मीनिंग एक ही निकल रहा है, डिस्ट्रॉयड यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो यूनाइटेड थी वो अब क्या होने लगी, टूटने लगी। और किसके पीरियड में? गार्बाचोव के टाइम में। देखते हैं मिखाइल गार्बाचेव, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. However, Gorbachev's decision normalize the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended to anticipate it. The people in the Eastern European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. सो मिखाइल गार्बाचोव ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का इन सोवियत यूनियन, वो क्या हुआ, जनरल सेक्रेटरी बना कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत यूनियन का इन 1985 में। मींस 1980 के दशक में के मध्य, यानी कि दशक मींस डिकेड, 10 साल का, 10 साल का 80 से 90, तो दशक का मध्य क्या हो गया 85, तो 1985 ही लिखा है। तो 1985 के मिड में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी बने, एंड मिखाइल गार्बाचेव ने ये जो सिस्टम था उसको सुधारना चाहा। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस लाना चाहिए, इस रिफॉर्म करना। और क्या रिफॉर्म लाना चाहे, उसने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के देशों में कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, क्रांति हो रही है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे हैं। और इसीलिए उसने क्या क्या कहा कि यूएसएसआर को इसकी बराबरी में लाने के लिए रिफॉर्म्स या सुधार या चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए। क्यों? क्योंकि अगर वो दुनिया के साथ कीप अप नहीं रखेगी, तो दुनिया के साथ पेस अप नहीं रखेगी, तो दुनिया तो आगे निकल जाएगी और वो पीछे रह जाएगी। तो इसलिए रिफॉर्म्स लाने की, सुधार लाने की या चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। ये तो सेकंड वर्ल्ड में थे, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो गोर्बाचोव ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को सामान्य बनाने और यूएसएसआर को डेमोक्रेटिक रूप देने और वहाँ पर सुधार लाने का फैसला किया। तो अब आप देखिए, यहाँ से गोर्बाचोव ने जो टर्न किया, अभी तक क्या था, यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज़ से बात करना ही पसंद नहीं करता था कि नहीं, हम तो इनसे कोई बात करना पसंद नहीं है, हमारे को तो हमारा जो है बस वो हमारा, बाकी जो तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा काम करना, हमारे को कोई मतलब नहीं। और इसी कारण से क्या हो रहा था, अब वो पीछे होने लग गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो गए थे, बहुत, और चेंजेस भी क्या बहुत फास्ट चल रहे थे। आज आप खुद देख रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं कितनी तेज़ दूर से आपको बैठ करके बिल्कुल लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो इसको इनके बराबर रखने के लिए तो गोर्बाचोव ने एक तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ थे उनके साथ क्या करना शुरू किया, रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करी कि जो रिलेशंस है हमारे वो सामान्य हो जाए। और डेमोक्रेटिक अभी तक कौन सा था, कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टम, कि लोग जैसा अभी इंडिया के अंदर क्या है डेमोक्रेसी, तो इस तरह यूएसए में क्या है डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है डेमोक्रेसी, दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेसी है, एक दो को छोड़ के या 5-6 को छोड़ के, बाकी सारे देशों में डेमोक्रेसी है। तो यही वो करना चाह रहा था कि वहाँ सुधार का फैसला किया और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए, यानी कि अब सोवियत संघ को डेमोक्रेटिक रूप देने के लिए उसने कुछ चेंजेस करने की सोची या फैसला किया। इस फैसले के कुछ ऐसी भी रिजल्ट रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। अब इस फैसले का फैसला लेना अच्छी बात थी कि भाई हमारी कंट्री जो है या हमारे साथ जो दूसरे नेशंस जुड़े हुए हैं वो उनके लिए जो टेक्नोलॉजिकल और जो चेंजेस जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहे हैं वो हमारी कंट्रीज़ में भी आ जाएंगे। तो ये फैसले तो उसके अच्छे थे, बट इसकी जो पॉलिसीज़ थी उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में किसी को नहीं मालूम था कि रिज़ल्ट क्या आएगा। इसने तो फैसला लिया और फैसला अच्छा ही था। ईस्ट यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ईस्ट यूरोप के जो कंट्री थी वो किसके आते थे, सोवियत ब्लॉक में आते थे। और वहाँ पे भी क्या कौन सी गवर्नमेंट चलती थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती थी। और जब यहाँ से जब गोर्बाचोव ने जब डेमोक्रेटिक लोकतंत्र लाने की कोशिश करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ थे जो सोवियत ब्लॉक के अंदर थे, आप शुरू से ही उन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि डेमोक्रेटिक वे तो बहुत अच्छा है, यहाँ से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी हो सकता है, लोगों के जीवन में सुधार भी आ सकता है, तो लोगों ने, उन देशों के लोगों ने जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट्स थी उनका अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। और जो सोवियत अंडर कंट्रोल थे, सोवियत यूएसएसआर के कंट्रोल के अंदर जो कंट्रीज़ थी, जो ब्लॉक के अंदर थी, उन्होंने सोवियत रूस के अगेंस्ट अपोजिशन करना शुरू कर दिया कि हमारे को कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं रहना, हमारी कंट्री जो बनेगी वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्ट रूल के अंदर क्या है,
अब कम्युनिस्ट रूल के अंदर आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देख सकते हैं, जैसे एक डिक्टेटरशिप का मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ कोरिया का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? वहाँ के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, उनको नहीं पता है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है या यूएसए में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, यूएसए में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो आगे बढ़ चुका है, इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, उनको ये चीज़ें नहीं मालूम है। वो सब क्या है, एक डिक्टेटर के अंदर एक राजा के जो सक्सेसर चला आ रहा है उसके नीचे हैं वो बेचारे, और जैसा वो कहता है उनको वैसा करना पड़ता है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में भी सेम था, सेम जैसे हालात होने शुरू हो गए थे। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहती थी वो लोगों को मानना था, उनको पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया के अंदर, दूसरी दुनिया के अंदर या फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर या थर्ड वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। वहाँ पे ट्रेन्स बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती थी वहाँ पे, और हमारे देश में तो ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 घंटे ले लेती है, वहाँ ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3 घंटे में पहुँच जाती है। इतने फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो लोग परेशान हो चुके थे इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से। गार्बोचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में। और जब ये गड़बड़ियाँ हो रही थी कि हमारे को तो सोवियत यूनियन से अलग होना है, हमारे देश से कम्युनिस्ट पार्टी को हटानी है, तो जो गवर्नमेंट थी, जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी गार्बाचोव के नेतृत्व के अंदर, उसने क्या किया, उसने कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया इन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि पहले करते थे। पहले दबा दिया जाता था लोगों को कि नहीं, मिलिट्री या पुलिस फोर्स के द्वारा लोगों को दबा दिया जाता था। तो जो गार्बाचोव की गवर्नमेंट थी और यहाँ पे जो गड़बड़ियाँ हो रही थी, जो अपोजिशन हो रहे थे सोवियत रूस के ख़िलाफ़ या उनके देश की खुद की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो जो गवर्नमेंट थी सोवियत रूस की, उसने बिल्कुल भी इसके बीच में इन्वॉल्व नहीं हुई। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई, और फिर क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनकी जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक गवर्नमेंट थी, वो हर कंट्री की एक के बाद एक अब ख़त्म होना शुरू हो गया। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स और वो का गिरना शुरू हो गया और हर कंट्री की एक के बाद एक वो ख़त्म होती गई। अब उनके बाद दूसरी गवर्नमेंट्स जो भी थी, या चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी या दूसरी भी जो भी गवर्नमेंट्स थी, वो धीरे धीरे आना वहाँ पे स्टार्ट हुआ। समझ में आ गया ये पैराग्राफ पूरा? एनी क्वेश्चन? Clear? Okay. These developments were accompanied by rapidly escalating causes within the USSR that hastened its disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. Now, सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों, यानी कि जो ईस्टर्न ब्लॉक की जो कंट्रीज़ थी सोवियत संघ के बाहर से, जो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ थी जो सोवियत संघ के साथ जुड़ी हुई थी, वो वहाँ पे जो ये चेंजेस आने शुरू हो गए, तो इसके साथ क्या हुआ, और भी ज़्यादा संकट गहराना लगा रशिया के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक तो ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जैसे ईस्ट जर्मनी जो थी वो ईस्टर्न ब्लॉक में थी, बट यूएसएसआर का पार्ट नहीं थी। वहाँ पे क्या चल रहा था, सेम वही प्रोसीजर चल रहा था जो यूएसएसआर की सरकारों में चल रहा था, बट वो यूएसएसआर में नहीं थी, वो कंट्री अलग थी। यूएसएसआर के अंदर तो 15 और छोटे स्टेट्स क्या थे, यूनाइट हुए थे, इसलिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईजिली विजिबल, बेटा तो ये अगर मैं ईजिली विजिबल नहीं हो रहा हूँ तो आप थोड़ा सा आप आगे पीछे हो जाइए, क्योंकि ये नेट की प्रॉब्लम है। यहाँ से बिल्कुल क्लियरली नेट है। तो ये
क्या था कि ये कंट्रीज़ अलग थी। जब इन कंट्रीज़ के अंदर ये सारी परिवर्तन होने लगे, चेंजेस होने लगे, तो यूएसएसआर के अंदर भी क्या होने लगा, क्राइसिस होने लगे, संकट पैदा होने लगे। और गार्बाचोव ने क्या स्टार्ट कर दिया, सिस्टम क्या स्टार्ट कर दिया। गार्बाचोव इनिशिएटेड द पॉलिसीज़, उसने जो पॉलिसीज़ अपनाई, जो नीतियाँ अपनाई, वो थी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी कि इकोनॉमिक चेंजेस एंड पॉलिटिकल चेंजेस एंड डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिकता। ये सारी चीज़ें उसने अब चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और सबसे बड़ी चीज़ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिक। और जब ये सारी चीज़ होने लगी तो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, विचारधारा के लोग थे, वो क्या चुपचाप बैठ जाते। गार्बाचोव भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही क्या था, जनरल सेक्रेटरी था, बट इसने क्या किया, इसने चेंजेस करने चाहे कंट्री के अंदर। तो क्या जो बाकी की जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, दूसरे नेता थे, और बहुत बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी उस समय रशिया के अंदर, तो क्या वो लोग ये थोड़ी चाहते कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। कभी भी नहीं चाहते कि वो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। तो वो लोग, वो लीडर्स क्या करने लगे, इस बात का अपोजिशन करने लगे, विरोध करना शुरू हो गए कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, कंट्री इस तरह से चलेगी, कंट्री के अंदर ये चेंजेस नहीं होंगे, वो चेंजेस नहीं होंगे। तो वो क्या हो, विरोध होने लगे। अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ लीडर ऐसे भी होंगे जो गार्बाचोव की पॉलिसी के फेवर में होंगे, और कुछ क्या होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो गार्बाचोव के की पॉलिसी के अगेंस्ट होंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही क्या होने लगा, अपोजिशन होने लगा, एक दूसरे का विरोध होने लगा। तो इससे क्या होने लगा, और ज़्यादा संकट सोवियत रूस के अंदर गहराने लगा। गॉट इट, समझ में आ गया। क्लियर। A coup take place in 1991। कूप का मतलब होता है स्नैचिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। टेक प्लेस इन 1991 दैट एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन and did not want the old style rule of the Communist Party. Boris Yeltsin emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. In December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. The Communist Party of the Soviet Union was banned. Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. So here 1991 के अंदर कूप, मैंने कहा जैसे स्नैचिंग अ पॉलिटिकल पावर, यानी कि तख्ता पलट जिसको बोलते हैं, एक तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी से खड़े जो हार्डलाइनर्स थे, यानी कि जो उसके जो मेन नेता थे, जो बिल्कुल कम्युनिस्ट थिंकिंग के ऊपर चलने वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसे बढ़ावा दिया। तब एक जनता की स्वतंत्रता का, जब तक क्या था, लोगों को, अब 1991 तक आते आते दुनिया के अंदर
कई कंट्रीज़ ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो वहाँ के लोगों को ये पता था कि इंडिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये उन वहाँ के लोगों को पता लग चुका था, वो इस इंडिपेंडेंस का स्वाद चख चुके थे कि भाई इंडिपेंडेंस होना, आज़ाद होना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। आज अपने लिए भी अपन भी इंडिपेंडेंस हैं, इंडिपेंडेंट है, तो अपने लिए भी ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आज अपने पास बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स अपनी गवर्नमेंट ने दे रखी है, और भी बहुत सारी राइट्स दे रखी है अपने को जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल चुकी थी जो वहाँ अभी तक किसके अंडर में रह रहे थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में रह रहे थे। और वो लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो ओल्ड रिजाइम थी, रिजाइम का मतलब गवर्नमेंट, वो वापस से कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में नहीं जाना चाहते थे वहाँ के सिटीजन। और येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक नेशनल हीरो बन के सामने आया बोरिस येल्सिन, और उसने इस जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो तख्ता पलट हुआ उसके अंदर उसने क्या किया था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और उसने वहाँ से आम चुनाव भी जीता, इलेक्शंस भी जीते, और जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को उसने मानने से इनकार कर दिया कि सारी चीज़ें एक ही सेंट्रल पावर के पास नहीं होनी चाहिए। उसने उस कम्युनिस्ट पार्टी में ये क्या था, सारी पावर किसके पास थी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास। आज अपने देश के अंदर गवर्नमेंट है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जब अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने पावर को क्या किया, पावर को सेंट्रलाइज थोड़ी दी उसने। आज अपने देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई डिसीजन थोड़ी ले सकता है, अकेले तो वो डिसीजन ले ही नहीं सकता कुछ भी। अगर वो अकेले डिसीजन ले लेगा तो डिक्टेटर हो जाएगा, वो तो जैसा चाहेगा वैसा करेगा फिर। तो अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पहले क्या किया, जब अपनी कंट्री डेमोक्रेसी अपनाई अपनी कंट्री में, या जिन कंट्रियों ने भी डेमोक्रेसी अपनाई, उन्होंने लेजिस्लेटिव को अलग किया, एग्जीक्यूटिव को अलग किया और जुडिशरी को अलग किया। यानी कि एक जने के पास पावर हो ही नहीं सकती। तो वहाँ पे क्या, जब एक जने के पास जो सेंट्रलाइज्ड पावर थी, उसका विरोध येल्सिन ने किया। और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपियन साइड पे थे, जो ज़्यादा यूरोप के कॉन्टिनेंट में थे। अब रशिया जो है आधे से ज़्यादा तो एशिया में आता है और आधा यूरोप में, और थोड़ा काफ़ी उसका पार्ट, बहुत ज़्यादा पार्ट यूरोप में भी आता है। तो जो ऐसे पार्ट्स के अंदर जहाँ पहले ये यहाँ पे हुआ जो कि यूरोप में थे, क्यों, क्योंकि यूरोप के अंदर जो लोग थे वो ये सब जानते थे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अब उनको ये भी पता लगता था इंग्लैंड के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, फ्रांस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्पेन में क्या हो रहे हैं, वेस्ट जर्मनी में क्या हो रहे हैं, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहे हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं। तो वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अवेयर थे। तो ये सबसे पहले जो चीज़ हुई तक, ये कहाँ पर हुई, उस जगह पे हुई जो यूरोपियन साइड के जो रीजन्स थे वहाँ पे हुई, वहाँ से स्टार्ट हुई। बट जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो एरिया थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की कोई मांग नहीं की कि हमारे को आज़ाद किया जाए या हमारे को सोवियत संघ से अलग कर दिया जाए। उन्होंने कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं उठाई वहाँ के लोगों ने, या वहाँ की पार्टीज़ ने, या वहाँ के नेताओं ने। और उन्होंने तो ये बोला कि हमारे को तो सोवियत संघ के साथ ही रहना है। जो सेंट्रल एशिया की जो रीजन थे, जो सोवियत यूएसएसआर के साथ थे, यूएसएसआर में मर्ज थे। और फिर क्या हुआ, सन 1990, अब ऐसे चलता रहा, लोगों की डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास बढ़ता गया, कैपिटलिज्म के ऊपर विश्वास बढ़ता गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर विश्वास बढ़ता गया लोगों का, रशिया के लोगों का, यूएसएसआर के लोगों का। और
एक वक्त ऐसा आ गया अब 1991 के अंदर, जब कि जो 3 रिपब्लिक थी, मेन रिपब्लिक जो थी यूएसएसआर की, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड, यानी कि उन्होंने अब ये घोषित कर दिया कि सोवियत रूस अब समाप्त हो चुका है, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इज एंडेड नाउ, यहाँ पे ये खत्म हो। और 3 मेजर कंट्री कौन कौन सी थी इसमें, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। इन 3 मेजर कंट्रीज़ ने ये डिसाइड कर दिया कि अब जो यूनियन है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्लियर।